गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने एबनॉर्मलिटीज या एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था। हमने देखा था कि कई बार जैसा हम गेस करते हैं वैसा नहीं होता है, और वो कब नहीं होता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अभी जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब निकालेंगे दैट विल बी दैट इन द रिएक्शन व्हेन इट गेट्स कंबाइंड विद द सॉल्वेंट आइदर इट विल गेट एसोसिएटेड और इट विल गेट डिसोसिएटेड। यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइट के छोटा सा मतलब निकालेंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब वो सॉल्वेंट से मिक्स होते हैं तो या तो एसोसिएट होते हैं या तो फिर वो डिसोसिएट होते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद हमने देखा था एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए जो वन ऑफ फैक्टर होता है आई की वैल्यू कितनी आती है डिसोसिएशन के लिए? 1 + n-1 इंटू अल्फा। वैसे ही एसोसिएशन में 1 यहाँ लिख लेते हैं ना, I = 1 प्लस एसोसिएशन और डिसोसिएशन दूसरे क्या होता है? रिवर्स। तो n को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1/n-1 इंटू अल्फा। सब कुछ सेम रहेगा, बस n की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/n। इन केस ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा? 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब हमें जो जानना है, ये तो हमें मालूम है क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। दूसरा अल्फा, अल्फा में मालूम है यस इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कितना % टूटेगा, दैट विल बी गिवन बाय द अल्फा। अगर वो 100% टूटता है इट मीन्स अल्फा वैल्यू विल बी 1। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा किस में आती है? % में। दूसरा n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल्स आते हैं प्रोडक्ट साइड में, दैट इज नोन एज n। यहां तक सब कुछ बातें हो गई थी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ एग्जांपल बताइए। यस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, all these are the examples of electrolytes. Now we are going to discuss the examples of non electrolytes, जो इससे पहले हम हमेशा करते आते थे। क्या क्या यूज करते थे हम? यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11। ये सब एग्जाम्पल किसके थे? यस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में छोटा सा डिफरेंस है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। अच्छा, एक चीज और, एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, डिसोसिएशन के केस में इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में ना ही एसोसिएशन होता ना डिसोसिएशन होता है, यानी कि इनके लिए I की वैल्यू कितनी आती है? सिर्फ और सिर्फ 1 आती है। क्योंकि ये जैसा बाहर से दिखते हैं, यानी कि मिक्सिंग के टाइम पे मिक्स होने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों ही क्या आती हैं? सेम आती है। तो इसमें हमें कोई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत कहाँ होती है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्यों? क्योंकि बाहर से आपको तो ये NaCl दिख रहे हैं, लेकिन वाटर में या सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद ये Na अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा, इस वजह से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं n की। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद क्या देगा हमें? मैग्नीशियम 2 प्लस क्लोरीन आयन। क्लोरीन कितने हैं? 2 एटम्स।
तो देखिए एक तो ये मिला, दो ये मिले, टोटल कितने हो गए 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया 3। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने देखा था अगर 100% डिसोसिएशन होता है उस केस में I इज इक्वल टू n हो जाता है, यानी कि जितना n की वैल्यू आएगी I की वैल्यू भी उतनी रहेगी। इन द सेम वे इफ इट इज 100% एसोसिएशन केस देन I विल बी इक्वल टू यस n का अपोजिट दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ n 1/n। ठीक, चलिए ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे थे। पहला फॉर्मूला सब पुराना वाला लिख लेते हैं। देखिए वो किसके लिए ट्रू है, दे आर ट्रू फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या था पहला, RLVP P नॉट माइनस PS अपॉन PS होता है। ये वैल्यू किसकी इक्वल आती थी, यस KF सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का तो आपको पता ही है, सिर्फ हम किस लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का सबको याद था। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इसमें कौन सा फैक्टर ऐड हो जाएगा, हाँ वन टॉप फैक्टर। तो हम यहाँ भी I से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी। ध्यान रहे इस I का मल्टीप्लाई हम सॉल्वेंट वाले केस में नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, सॉल्यूट का हो रहा है। चलिए ये हो गया इसका केस। सेकेंड केस डेल्टा T या डेल्टा T भी लिख लीजिए। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, KB इंटू M मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। देखिए क्या मोलैलिटी में सॉल्यूट आता है, बिल्कुल आता है। अगर सॉल्यूट आता है तो ये भी क्या हो जाएगा, I से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डेल्टा TF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, यहाँ भी I आ जाएगा। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू क्या आती है CRT, उसमें भी आ जाएगा ICRT। बात समझ में आ रही है। ये सारा फॉर्मूला जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। क्या यही फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सॉरी ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, लेकिन दिस कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब जो फॉर्मूला हम याद रखेंगे वो इनको याद रखेंगे I के टर्म में, यानी जो पीछे वाले क्वेश्चंस थे अब उनको भी करेंगे हम I के टर्म में। बस ध्यान रहे अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मिल गया, मान लीजिए हमने कहा यूरिया के लिए आपको निकालना है, तो बस I की जगह पे वहां पे क्या रख दीजिएगा 1। क्यों, क्योंकि जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए I की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। चलिए ये तो रहा पुराना ओवरव्यू। उसके बाद हमने थोड़ा सा सीखा था आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हाँ याद आया, कौन होते हैं, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ solution A is equal to osmotic pressure of solution B, then we can say that solution A and solution B are isotonic in nature। क्योंकि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, आइसोटोनिक। इसमें दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि ये सेम ना हो, उस केस में एक हो जाएगा हाइपरटोनिक, दूसरा हो जाएगा हाइपोटोनिक। अच्छा सेम नहीं है इसका मतलब कौन है, हो सकता है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर B से बड़ा हो, क्योंकि ये का बड़ा है इस केस में तो ये है हाइपरटोनिक, ये छोटा इसलिए ये है हाइपोटोनिक। या फिर वो तो ये भी सकता था कि पाई A इज लेस देन पाई B। अब इस केस में कौन बड़ा है, B सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज हाइपरटोनिक एंड दिस इज हाइपोटोनिक। समझ में आ गया। चलिए आज हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन। देखिए सेंटीमोलर का मतलब क्या है, मोलैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हमें, मोलैरिटी कितना दिया है 0.01। क्यों, सेंटी का मतलब क्या था 1/100, इसलिए 0.01, या फिर आप चाहे तो 1/100 भी लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी
और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देखिए पोटेशियम फेरोसाइड का फॉर्मूला होता है K4FeCN6। ये क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि ये वाले पार्टिकल्स कभी भी ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा ये बाहर और ये बाहर वाले में आएगा। तो देखिए ये जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या देगा? पोटेशियम अलग हो जाएगा। पोटेशियम पे सिंगल प्लस, कितने एटम्स हैं पोटेशियम के यहाँ पर? 4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? FeCN6, ये एक साथ हो जाएंगे और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 4 प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी यहाँ 4 माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 प्लस हो रहा है, 4 × 1 4 प्लस, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस आ जाएगा। इज 50% डिसोसिएटेड एट 300 केल्विन। और भी कुछ ये दी हुई हैं जैसे कि अल्फा 50%, परसेंट का मतलब 1/100, तो यहाँ अपॉन 100 लिख लीजिए, कैंसिल करेंगे, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 0.5। और देखिए हाँ टेम्परेचर दिया है, दैट इज गिवन 300 केल्विन। केल्विन में दिया है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए करते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। पाई के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या होता है? हाँ आपको तो पता ही है। चलिए सी क्या होती है? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी दिया है, कितना दिया है? 0.01। इसको क्या लिख लीजिए? 1/100 लिख लीजिए। आर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 0.0821। उसको हाँ वैसे रख लीजिए, 821 × 300। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 36420। ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 0.2463। ये वैल्यू देखिए जो आई है, ये हमने क्या किया है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। कैसे? CRT पे। क्या इसमें हमने वांटर फैक्टर को कंसीडर किया है? नहीं। तो ये क्या है हमारा? दिस इज आवर नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि वांटर फैक्टर को हमने कैलकुलेट नहीं किया था। अब हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू, तो उसमें क्या करते हैं हम? पाई इक्वल टू ICRT लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो दैट पाई इज इक्वल टू ICRT। अच्छा हमें CRT की वैल्यू पता है, अगर I की वैल्यू निकाल के यहां रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए CRT की वैल्यू हम यहां रख ही देते हैं, कितना है? 0.2463। 0.2463। बस हमें क्या चाहिए अब? I चाहिए। I की वैल्यू पता है आपको? अच्छा देखिए क्या हो रहा है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन? इज डिसोसिएटेड। अच्छा डिसोसिएशन हो रहा है अगर, तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा? यस, I इज इक्वल टू 1 + n-1 × अल्फा। क्या हम I इज इक्वल टू n लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो 100% के लिए ट्रू है। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 50%, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए I की वैल्यू क्या हो गई? 1 + n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे है, ब्रेकडाउन होने के बाद एक पार्टिकल ये मिला हमें, ठीक। अब बता सकते हैं यहाँ ये कितने पार्टिकल हुए? 1 या 4? हाँ ये कितने हो गए? 4 पार्टिकल्स हो गए। अगर एक सिंगल K होता K+, तो एक होते 4 है, इसलिए 4। तो टोटल बताइए n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 + 1 यानी कि 5। तो याद रख लीजिए 5 - 1 × अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 0.5 आया है। देखिए 1 + 5 - 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 0.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है। सॉल्व करने के बाद 3 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। बस इसी वैल्यू को उड़ा के यहाँ पर रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 12, 13, 3 × 2 = 6, 7।
सो वैल्यू इज 0.7389। ये जो प्रेशर है ये नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो वैल्यू है दिस इज एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर है? तो चलिए आंसर मैच करते हैं। इट इज कमिंग 7.389। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कहीं डेसिमल हमको लगता है छूटा हुआ है। आई की वैल्यू 3 सही आया था। अच्छा यहाँ गलत हमने लिख दिया है, ये डेसिमल यहाँ रहेगा। यहाँ आंसर आया है ना, कितना है 0.7389, तो ये डेसिमल यहाँ रहेगा 0.7389, यहाँ पर डेसिमल नहीं रहेगा। यानी कि जो आंसर है आपका ये है 0.7389। समझ में आ गया? चलिए यूनिट की अगर बात करेंगे तो यूनिट किस में आती है? एटीएम में। तो बस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है? हाँ सिंपल तो है ही। ध्यान रहे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमें मेंशन है कि कौन सा निकालना है तब तो ठीक है, नहीं मेंशन है तब दोनों ही निकाल लेंगे। नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसमें आई की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल आता है या ऑब्जर्व्ड जिसको बोलते हैं वो कैसे आएगा? हाँ आई को कंसीडर करने के बाद, यानी कि नॉर्मल वाले में आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक्सपेरिमेंटल होती है अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हमें ये निकालना है हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? इसकी इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हाँ थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी होगी, बट एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है? अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज COCl3XNH3। कोई एक कंपाउंड है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है COCl3XNH3, यानी कि यहां से कोई एक चीज मिसिंग है। ठीक, ये कोबाल्ट है, ये क्लोरीन है, बाकी वो अमोनिया है। चलिए इट इज 0.1 मोलल सॉल्यूशन, यानी कि और हमें क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है 0.1। मोलल दिया कि मोलर दिया है? मोलल सॉल्यूशन है। अच्छा सॉरी, यानी कि ये हमें मोलैरिटी ना देके मोलैलिटी दिया है, स्मॉल m। इन H2O सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस कर दिया है। क्या है वो? H2O सोच डेल्टा TF इक्वल टू 0.558 डिग्री सेल्सियस। हमें डेल्टा TF दिया है, यानी कि यस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है? 0.225558 0.558। हमें KF दिया है 1.86, KF 1.86। ठीक है, एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, कितना आपको मानना है कि 100% आयनाइजेशन होता है। यानी कि आप बता सकते हैं आयनाइजेशन का मतलब हाँ ब्रेक डाउन। अगर 100% ब्रेक डाउन हुआ तो आई की वैल्यू किसकी इक्वल आती है? एन के। आप चाहे तो चेक भी कर लीजिए, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। 100% का मतलब यहाँ पे 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसल, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। पहली चीज। चलिए ये हो गया, आगे देखिए। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट टू बी 6। ये देखिए हमारा सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा यूज होगा इसमें।
कोऑर्डिनेशन नंबर इज गिवन एज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते थे हम? यस, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स, जो कि चारों तरफ उसको सराउंड करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है और हम कह रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स या 6 पार्टिकल्स इसको चारों तरफ से क्या करके रखे होंगे? घेर रखे होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ये हमारा सॉलिड स्टेट का है, यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमें क्या करना है? इसका फॉर्मूला बताना है। यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करके हमको देना है। तो चलिए डिटेल्स देख लीजिए एक बार। आंसर आपके सामने है, कितना आएगा? 5। एक बार खुद ट्राई करिए। कर लिया होगा आपने, हम करें? चलिए, क्या क्या दिया हमें? मोलैलिटी दिया है, KF दिया है, TF दिया है, बस। तो यहां से लगाते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू फॉर्मूला KF इंटू मोलैलिटी। सही है? नहीं, क्या मिसिंग है? I। ठीक है, तो अब तो कर सकते हैं। देखिए डेल्टा TF की वैल्यू हमें कितना दिया है? 0.558। I की वैल्यू में निकालना है। KF की वैल्यू है 1.86 एंड मोलैलिटी इज ऑल्सो गिवन 0.1। यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.186 हो जाएगा। हाँ, तो इसको डिवाइड करके देखिए 0.558 अपॉन 0.186। ये डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं, क्योंकि इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 3 0, इसको हटाएंगे तो ऊपर 3 0, वो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए 3 6 या 18 24 25। हाँ, ये 3 टाइम्स में डिविजिबल है, यानी कि I की वैल्यू क्या आ गई? 3। यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमें मिल गया कितना? I इज इक्वल टू 3। अगर हमें I की वैल्यू 3 मिल गया तब हमें बता सकते हैं N की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, 3 होगी। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू N आएगा, 100% डिसोसिएशन है। तो बस यहाँ तक तो सबको कैलकुलेशन तक कर लिए। अब थोड़ा सा हमें अपना दिमाग यूज करना है और इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। चलिए अब हम इसको आगे बनाते हैं। देखिए ये है हमारा गिवन डिटेल्स में क्या है? COCl3XNH3 ये डिसोसिएट होगा और हमें ये नहीं पता कि क्या बनाएगा, लेकिन ये पता है कि इधर टोटल कितने आएंगे? 3। बात समझ में आ रही है? ये नहीं पता कि क्या क्या बनेगा, लेकिन ये पता है कि इधर कितना पार्टिकल्स बनेंगे टोटल? 3। क्योंकि अगर हमें ये पता है तो अब हम गेस कर सकते हैं। अब देखिए ये अमोनिया के साथ ये सब तो क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। इसमें अलग क्या होगा? गेस करिए खुद से। हाँ, ये क्लोरीन आयन अलग निकल जाएगा। ठीक है, तब हमें बताइए क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि 3 क्लोरीन आयन बाहर निकल जाए प्लस कुछ इरेज हुआ क्या? चलिए कोई नहीं। एक तो हो सकता है 3 क्लोरीन आयन बाहर निकल जाए। क्या हो रहा है? प्लस यहां से जो बचा, क्या बचा? वो CONH3 अपॉन में यहाँ पे X लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हुए? ध्यान से देखिए। हाँ, कितने? 3 नहीं, कितने हो गए? 4। 3 पार्टिकल तो ये अकेले बना लिया और एक ये पार्टिकल कंसीडर होगा कॉम्प्लेक्स। तो टोटल कितने हो गए? 4। हमें कितने चाहिए? 3। अब आपको समझ में आ रहा है हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिर्फ 2 क्लोरीन लिखेंगे। तो 1 क्लोरीन कहाँ जाएगा? इसके साथ। तो हमारा कंपाउंड जो हम बनाने जा रहे हैं उसका आइडिया हमें लग गया। दैट इज गोइंग टू बी CONH3। कितना नंबर आएगा भी हम उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या आ गया? 1 Cl इसके साथ प्लस 2 Cl माइनस 2 Cl माइनस आगे निकल गए। अच्छा, टोटल कितना क्लोरीन नेगेटिव आ रहे हैं? 2 नेगेटिव चार्ज।
तो अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा, हाँ 2 पॉजिटिव होंगे, जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस सवाल खत्म। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कैसे हमने लिखा तो सवाल फिर खत्म हो गया। अब देखिए कैसे खत्म होगा। पीछे आपको क्या दिया था, जो कोबाल्ट है दैट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, यानी कि इसको टोटल 6 पार्टिकल्स मिलकर क्या किए होंगे, सराउंड किए होंगे, जिसमें से एक पार्टिकल तो आपके पास मालूम है, कौन है वो, क्लोरीन है। मान लीजिए हमने इसमें मिला दिया किसको, क्लोरीन को। कोबाल्ट को कौन कौन कवर कर रहा है, देखिए अमोनिया कवर कर रहा है और क्लोरीन। तो बताइए कितने अमोनिया पार्टिकल्स चाहिए इसको पूरा कवर करने के लिए, हाँ इसमें भी अमोनिया चाहिए, इसमें भी अमोनिया, इसमें भी अमोनिया, इसमें और इसमें भी अमोनिया, यानी बात समझ में आ रही है, हमें 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई, सो द x इज 5, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर दिया था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तब बता सकते हैं हम कितना अमोनिया लेते हैं यहाँ पर, हाँ कितना, 3 लेते, क्योंकि एक तो क्लोरीन पहले ऑक्युपाई किया है, जो बच्चा वो कौन कर रहा है, अमोनिया, इसलिए अमोनिया के साथ वेरिएबल x दिया गया था कि आप बता सके कि कितने पार्टिकल्स अमोनिया के उसको कवर करेंगे, कितने करेंगे, 5। समझ में आ गया, ठीक है। कई बार हो सकता है आपके कैलकुलेशन से एग्जैक्ट नंबर ना आए। अभी हम आगे एक आपको शायद होमवर्क दिए हैं, उसमें आपकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। मान लीजिए कुछ नंबर ऐसा आता 4.68 समथिंग मान लेते हैं ऐसे रैंडम, तो हम इसको क्या मान लेंगे, हाँ हम इसको 5 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वो इंटीजर होता है, यानी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसे मान लीजिए 2.78 आता तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। कर सकते हैं अब, हाँ तो चलिए जब नेक्स्ट होमवर्क आपको देंगे कर रहिएगा आप, तो इसी का ध्यान रखेंगे आप। ओके, सो इट इज गिवन CONH3 5Cl। सॉल्यूशन आपके सामने है, ये हम भेज देंगे, आप यहां से चेक कर लीजिएगा। ये रेड वाला यहाँ पे आंसर लिखा गया, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट को 6 पार्टिकल्स कवर करते हैं, जिसमें से एक तो क्लोरीन फिक्स है, तो कितने हो गए अमोनिया, 5 हो गए। ये सब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट देखिए, M/10 यानी कि डेसीमोलर, डेसीमोलर हुआ 1/10 का मतलब डेसी होता है। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 50% डिसोसिएटेड। तो बस क्या क्या दिया है हमें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया है और मोलैरिटी दिया है। मोलैरिटी इज गिवन 1/10 यानी कि 0.1 और अल्फा इज गिवन 50%, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात हो रही है, K4FeCN6, ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। कब कैसे बनाता है, क्या नेमिंग होती है, वो सब हम आगे चल के एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही, वहां पर सीखेंगे। फिलहाल तब तक जितनी जरूरत की चीज़ें उतना हम आपको बता चुके हैं, उससे काम चल जाएगा। एट 27 डिग्री सेल्सियस, अच्छा टेम्परेचर देखिए किस में दिया है, कुछ यहाँ सीरियस हो गया क्या, हाँ लग रहा है। टेम्परेचर इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। हाँ यहाँ पर मोलैरिटी था, कितना था 0.1, ठीक है। एंड ओके, हमें क्या निकालना है, फाइंड दिस नॉर्मल एंड ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा हमें दोनों ही निकालने हैं, एक तो नॉर्मल केस में, तो बस नॉर्मल केस में क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। देखिए C की वैल्यू मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी कितना दिया 0.1, R इज गिवन 0.0821 एंड T इज 300। तो इसको आप 1/10 लिख लीजिए, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3624, फिर डेसिमल एक साइड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 2.463 ATM। अब कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, इतना ATM, ये क्या है हमारा नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमने आई को कंसीडर नहीं किया है। अब हमसे पूछा जाएगा ऑब्जर्व्ड, देखिए अगला क्या पूछा गया, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि एक्सपेरिमेंटली हमें कितना मिलेगा,
दैट इज पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होता है ना। तो बस सी आर टी की वैल्यू में आई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई को अभी रहने देते हैं, पहले सी आर टी लिख लेते हैं 2.463। अब हमें आई निकालना है किसके लिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है ना। हाँ, तो डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला क्या है, यस आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो देखिए 1 प्लस एन हमें निकालना पड़ेगा। चलिए पहले एन देख लीजिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6। ये ब्रेक डाउन होगा तो देखिए पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, कितना 4 पार्टिकल्स पोटेशियम के होंगे और एक पार्टिकल किसका आ जाएगा, हाँ इस कॉम्प्लेक्स का FeCN6। अब हमें बताइए कितना चार्ज इस पे आएगा, इस पर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव, इस पर कितना आ जाएगा टोटल 4 नेगेटिव। खैर हमें चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते वक्त हमें बैलेंस रखना होता है। बस पार्टिकल्स देखिए कितने हुए 4 और ये कितना 1 यानी कि 5। तो बस यहाँ 5 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, अल्फा की वैल्यू कितना आया था 0.5। इसको सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 + 1 करेंगे कितना हो गया 3। तो इसी आई की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए 3, बस क्या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 9, 8, 3 एंड 7, यह आ जाएगा 7.389 ATM। आंसर मैच कर लीजिए, देखिए हाँ 2.463 एंड 7.389 ATM। क्लियर है। तो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं, आपको दिया रहेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ताकि अब आप खुद से कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, next question is given 0.745% aqueous solution of potassium chloride was found to freeze at 0.24 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये हमें फ्रीज होने की वैल्यू दिया है, यानी कि हमें TF की वैल्यू दिया है -0.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें डेल्टा TF निकालने आता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यस T0 माइनस TF0। नहीं ये तो T0 हो गया ना, यहाँ पर TF बस लिख लीजिए। तो T0 क्या होता है, हाँ प्योर के लिए। इसमें सॉल्वेंट कौन है समझ में आ रहा है आपको, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में कौन यूज होता है, वाटर। अच्छा वाटर का हाँ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिख लेंगे हम 0 माइनस कितना दिया है -0.24 डिग्री, यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस, ये पॉजिटिव आ गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.24 डिग्री सेल्सियस। कैसा है ये, पॉजिटिव। बाकी डिटेल्स की अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है, 0.745% एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा देखिए 745, तो इसमें आप 100% मान के चलेंगे। 100 ग्राम तो देखिए क्या आ जाएगा W1 0.745% है, तो ये हो जाएगा 0.745 ग्राम बन जाएगा। कितने में, हाँ 1 लीटर में, यानी कि 1000 मिलीलीटर। सब कन्वर्जन एक साथ हम करते चलते हैं। ओके, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट एट दिस कंसंट्रेशन। KF इज गिवन 1.86, हमें KF भी दिया है 1.86 और हमसे I और अल्फा पूछा है निकालने के लिए। ठीक है, क्या है क्या ये, हाँ पोटेशियम क्लोराइड के लिए दिया है। तो ठीक है, करना क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है इसमें, डेल्टा TF दिया है, तो डेल्टा TF वाला टर्म यूज करेंगे हम। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम क्या करें, पीछे
कैलकुलेट कर ले क्या? हाँ कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, चलिए यहां पे किया होगा ना, और यही समझा देते आपको। देखिए ये सारी डिटेल्स लिखा हुआ है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.24 डिग्री सेल्सियस उतना ही आएगी। यहां से मोलैरिटी कैलकुलेट किया गया है। देखिए मोलैरिटी के लिए क्या होता है, W1 × 1000 हो गया अपॉन मोलर मास, क्या हो गया, वहीं पीछे ही सही था। देखिए KF × मोलैलिटी, एक पेज नया ले लेते हैं ना। मोलैलिटी इज इक्वल टू W1 कितना हमारा 0.745, ठीक है 0.745 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। क्या पोटेशियम क्लोराइड है ना? हाँ तो पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा, पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5, तो 39 एंड 40 79 84.5। हाँ 74.5, ठीक है। सो इट विल बी 74.5, दिस इज मोलर मास। और हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए आपने माना था टोटल कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी कि W3 है आपका 100 ग्राम आपने माना था, जिसमें W1 कितना आ गया 0.745 ग्राम। तब आप यहाँ से W2 निकाल सकते हैं। हाँ क्या होगा W3 माइनस W1, तो ये हो जाएगा 99, हाँ 99.745, तो ये हो जाएगा 552, आई थिंक 99.255 आएगा। उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे 99.255 को। अब देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई बाई 10, इसको भी हटाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000, इसको हटाएंगे नीचे मल्टीप्लाई बाई 1000, इस 1000 से 1000 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 745 से 745 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, आई थिंक 100 × 10 1000 बचेगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा 99255, ठीक है ना। नहीं ये 1 2 3 डिजिट्स थे ना, तो 31040 ऊपर बचेगा। ये वैल्यू बचेगी हमारी किसकी है, ये मोलैलिटी की। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे हम, तो वो डेल्टा टी एफ कितना है 0.24, इसको क्या लिख सकते हैं हम 24/100। आई हमें निकालना है, के एफ की वैल्यू 1.86, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपॉन 100 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू अभी कितनी आई थी 10,000 अपॉन 99286, एक बार चेक कर लेना 99255 99255। अब आप क्या करिए, यहां से आई की वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू निकालेंगे, देखिए कितना आएगी, पीछे कैलकुलेट हम वहां से वैल्यू ले लेते हैं ना। वहां से कैलकुलेट करके आप आई की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए आई की वैल्यू आएगी लगभग 1.27, ये वैल्यू आएगी 1.27, ओके। तो आई थिंक ये कितना लिया गया है 0.745, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं छोटी मोटी एरर हो। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, कैलकुलेशन आप कॉपी नहीं करेंगे, बस हमारा काम है तरीका आपको बता देना। तरीका क्या है, आप मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मोलैलिटी को यहाँ रखेंगे, मोलैलिटी यहाँ रख के फिर आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा टी एफ के एफ और एम सब आपको मिल गया है। आई की वैल्यू जो आएगी वो आप आगे यूज करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम ये वैल्यू सही मान के आगे बढ़ते हैं 1.27, तो देखिए क्या हो रहा है, हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। आई की वैल्यू अभी 1.75 हमने लिया था, सॉरी 1.27,
तो ये हो गया 1 प्लस n माइनस 1। देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम प्लस क्लोरीन आयन, पोटेशियम क्लोराइड ऐसे ही होगा, पोटेशियम वाला क्लोरीन आएगा। कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू अल्फा, यानी सिर्फ अल्फा आ गया। तो बस यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए 2.7 आ जाएगा। अब देखिए क्या हमारा आंसर अल्फा का ऐसे नंबर में आता है, नहीं, किसमें आता है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई थिंक 27%। ये आ गया हमारा अल्फा की वैल्यू, यही हमें निकालना था। कैलकुलेशन एक बार जरूर आप चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक इधर उधर हो गई हो, अगर हुई होगी तो आप खुद से उसको सही कर लेंगे, ठीक है। आंसर देख लीजिए एक बार, तरीका यही है, आप फॉर्मूला से पहले आई कैलकुलेट कर लेंगे, आई की वैल्यू रख के फिर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 1.27 आएगा और 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ग्राम ऑफ C6H5COOH बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया है, क्योंकि एक बार लेंथ देख ले कितनी हो गई वीडियो की। ओके, इट इज़ मोर देन 40 मिनट्स। तो अब हम आपको सॉल्यूशन से एक्सप्लेन कर देते हैं, जो थोड़ा सा नया टाइप का आएगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी ये सब तो पुराना हो गया। देखिए क्या क्या दिया है, पहले यहाँ पर लिख लीजिए, गिवन में मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 122 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये है ना, कैलकुलेट कर लेंगे 122 ग्राम आ जाएगा। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 25 ग्राम, और मोलर मास बेंजीन का कितना आता है 78 ग्राम। उसी तरह डेल्टा TF दिया है इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, यस, डेल्टा TF दिया 1.62 केल्विन, केल्विन में दिया है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर कांस्टेंट भी दिया हमें 4.9, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये दिया है वो देखिए क्या कह रहा है, इट इज द केस ऑफ एसोसिएशन, इट इज द केस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अब जो फॉर्मूला I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा लिखते थे वो नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, I इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। और इट फॉर्म्स डाइमर, डाइमर का मतलब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, सब कुछ तो दिया ही है। तो देखिए जब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 40/61, m की वैल्यू आएगी आपकी 40/61। हमें निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, यानी कि हमें अल्फा निकालना है, राइट। तो बस इसके बाद वैल्यू को पुट करके क्या कैलकुलेट कर लीजिए आप, आई कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो ये देखिए रिलेशन यूज करिए, डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M, और यहाँ से आपकी I की वैल्यू आ गई कितनी 0.504। इस वैल्यू को उड़ा के यहाँ रख दीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, I इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन में n की जब हम क्या लिखते हैं 1 बाई n, I की वैल्यू अभी पीछे देखा हमने कितना आया है 0.504, तो ये हो जाएगा 0.504 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n। डाइमर बनाता है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इस 1 को इधर लेके आइए, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 0.496, हाँ ये वैल्यू हो जाएगी 496। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 अल्फा, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट बड़ा इसलिए ये निगेटिव हुआ, और इधर ये वाला पार्ट आके निगेटिव हो जाएगा, ये भी बड़ा इसलिए ये भी माइनस हो गया। माइनस से माइनस भी कैंसिल कर लीजिए,
बस अल्फ़ा की वैल्यू क्या करिए अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या है 0.496 अपॉन 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करिए, इसको हटा के 1000 नीचे कर लीजिए, इसको हटा के 10 ऊपर कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे क्या बचा 500। 5 से इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आएगा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 99.2। 2 0 और है तो ये डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.992। ये वैल्यू किसकी आई है अल्फा की, कितनी 0.992। क्या नंबर में आता है अल्फा? नहीं, किस में आता है परसेंटेज में। क्या करें मल्टीप्लाई बाई 100%, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 99.2%। कर सकते हैं। हाँ तो बस हमें इसमें ये सिखाना था कि एसोसिएशन के केस में आपको हमेशा 1 + 1/n लिखना है। यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे क्या लिखना 1/n, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। और ऐसे करके आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सब कैलकुलेट करके 99.2% आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आगे हो सकता है यूज किया जाए, वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml होती है ना। याद है पिछले लेक्चर्स में हमने एक बार बताया कि अगर डेंसिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो मोलैरिटी और मोलेलिटी दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। याद आ रहा है? हाँ, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर मोलैरिटी और मोलेलिटी एक ही हो गई, इसका मतलब डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई होगी 1 हो गई होगी। क्लियर है? तो वाटर के लिए मोलैरिटी और मोलेलिटी हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 होती है। तो बस इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और एक जगह आपका फॉर्मूला यूज होगा कांस्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। आप मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं सोडियम एसीटेट के लिए, नीचे लिख लेते हैं CH3COO Na। अगर इसके लिए हमें कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। इसमें एक बार ये वाला टर्म लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकडाउन होकर ये नेगेटिव बनता है, ये पॉजिटिव बनेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, यहाँ पूरा लिख लेंगे CH3COO Na। यानी कि एक्चुअली हम ये कह रहे हैं अगर जब भी आपसे कोई कांस्टेंट पूछ ले तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको देखना अगर आपके कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा तो किस पार्टिकल्स में होगा, उनका कंसंट्रेशन ऊपर, और पूरा का पूरा जैसा आपको मिला था रिएक्टेंट साइड में वो वाला कंसंट्रेशन कहाँ हो जाएगा, नीचे। अभी और क्लैरिटी आ जाएगी, फिलहाल आप इसको ऐसे ही जानते रहेंगे। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, अगर मेरे पास एक कंपाउंड AB है और ये ब्रेक डाउन होकर A+ और B- बनाता है और हमसे पूछा जाए कि इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करिए, तो हम लिखेंगे Ka = कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। यानी कि ये जो बाद में प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं इनका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हमारा जो रिएक्टेंट था इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे। कंसंट्रेशन का मतलब एक्चुअली क्या है, हाँ मोलैरिटी है। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोलैरिटी। तो हम कंसंट्रेशन का मतलब सीधे मोलैरिटी की ही बात कर रहे हैं। तो ये देखिए पीछे का क्वेश्चन ये हो गया ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड। हाँ देखिए यहीं पे वो चीज यूज होगा।
0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि हमें W1 दिया है कितना 0.6 ml, हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। इसी की हमें डेंसिटी भी दिया, यानी कि हम D1 भी लिख लें 1.06। इसका मास नहीं दिया है, मास निकाल सकते हैं? नहीं, सॉरी, ये डेंसिटी थोड़ी, ये क्या है? यस, दिस इज गिवन वॉल्यूम V1, क्योंकि मिलीलीटर था ना, यूनिट हमने ध्यान नहीं दिया। तो बस W1 यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें मास निकालना तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे। तो बस इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6, कितने डेसिमल पार्ट है, 1 2 3, यानी कि डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ये आ गया 0.636 ग्राम। ये बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर, यानी कि हमें V3 दिया है कितना 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जॉर्ब्ड वाज 0.0205। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज गिवन, डेल्टा TF इज गिवन 0.0205 डिग्री सेल्सियस, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, KF दिया 1.86, KF इज गिवन 1.86। हमें I निकालना है, दूसरा हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, KF भी चला गया, KF इज गिवन 1.86। सो हमें I कैलकुलेट करना है प्लस कांस्टेंट डिफाइन करना, दैट इज, हाँ अभी जो हम पीछे एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट साइड में होंगे उनका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन। तो डेल्टा TF दिया है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I, क्या हो गया, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो हमें मोलैलिटी चाहिए, KF तो हमें दिया हुआ है, फिर I निकाल लेंगे हम। तो बस मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोलैलिटी किसके इक्वल होगा, ये सब कुछ किसके लिए दिया गया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ दिस मच डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है। तो आप बताइए कि अगर वाटर है सॉल्वेंट, तो उसके लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आएंगी। अगर दोनों इक्वल आएंगी तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये आसान हो जाएगा, W1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू V3। तो W1 कितना दिया था, 0.636, 0.636 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है, क्या सोडियम एसीटेट, नहीं एसिटिक एसिड दिया है। तो कार्बन कार्बन 24 4 28 एंड 32 60। इसमें आप चाहे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MM1 भी लिख लीजिएगा 60 ग्राम। सो अपॉन 60 इंटू कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर। तो बस यहाँ पर लिख लीजिए 1000। देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करिए तो इस जीरो की वजह से पहले 6 से इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ बचेगा 10, यहाँ जाएगा 106। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0106। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी।
इसको भी हम पीछे नोट कर लेते हैं। m we have got is 0.0106। तो बस यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या है 0.0205। यहाँ पर आई की वैल्यू हमें निकालना है, आई ऐसे ही रहने देते हैं। के एफ की वैल्यू दिया 1.86। मोलैरिटी अभी कैलकुलेट किए हम, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 0.0106। फिर यहाँ से आई की वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि आई एक अननोन है तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए हम कितना आएगा आई की वैल्यू आ जाएगा 1.041। देखिए यही चीज़ है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि डेंसिटी फॉर वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी किसकी, मोलैलिटी की, जिसको हम किसके मान लेंगे इक्वल, मोलैरिटी के। तो ये वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1.041। दिस इज गोइंग टू बी 1.041। अच्छा, काम का हमारे ये नहीं है, वो तो आप भी कैलकुलेट कर सकते थे। दिक्कत हमें कहाँ होगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो ये देखिए यहाँ फॉर्मूला हमने अलग से लिख दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो एक बार CH3COO- मिलेगा, दूसरा हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन H+ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एसिटेट लिखा हमने, यहाँ पे H रहेगा, एसिटिक एसिड। क्लियर है? तो बस हम मान लेते हैं, लेट्स से मोल ऑफ एसिटिक एसिड बी C मोल। हमने मान लिया ये कितना है, C मोल है। जैसे हमने कल डेरिवेशन किया था वैसे ही करेंगे। C मोल है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा। कितना है, अल्फा। तो अब हमें बताइए यहाँ से कितना ब्रेकडाउन होगा। हाँ, कितना हो जाएगा ब्रेकडाउन, C अल्फा। C में से C अल्फा चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, C - C अल्फा। क्या हो गया, यही लिख लीजिए C - C अल्फा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? देखिए हमने क्या कहा, कल के भी डेरिवेशन में ये चीज है, यहां पर टोटल C मोल्स थे, ठीक है, उसका अल्फा परसेंट डिसोसिएट हो गया, यानी टूट गया। कितना, अल्फा परसेंट। तो कितना टूट गया, C × अल्फा। जितना था उसका अल्फा परसेंट। क्लियर है? तो C × अल्फा तो टूट गया। पहले कितना था, C × अल्फा टूट गया तो बचा कितना, जितना था उसमें से जितना टूट गया उसको माइनस कर देंगे, यानी अभी कितना बचा। अब बस सीधे वो लिखते जो बचा है, यहां जो बचेगा वो होगा C - C अल्फा। पीछे वाले डेरिवेशन में भी आप देखेंगे तो यही चीज बचा हुआ था, वहां पर C - C अल्फा बचा। अब देखिए ये जो अल्फा C अल्फा पार्ट टूटा है, इसको आप यहां पर समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड है, ये टूट के हमें क्या देगा, पोटेशियम और क्लोरीन आयन देगा ना। अगर ये 1 मोल है तो बताइए हमें पोटेशियम आयन भी कितना मिलेगा, 1 मोल, और ये कितना मिलेगा, ये भी 1 मोल। यानी कि ये जितना ब्रेकडाउन होगा उतना ही हमें पोटेशियम आयन और उतना ही हमें क्लोरीन आयन मिलता है। तो अब हमें ये बताइए, अगर ये C अल्फा टूटता, कितना, C अल्फा, तो ये कितना मिलता हमें, C अल्फा। ये भी कितना मिलता हमें, C अल्फा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो बस हम इसी का यूज कर रहे हैं। देखिए हमारा जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, दिस इज गेटिंग ब्रेक डाउन इनटू एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। और हमने कहा कि इससे कितना टूट रहा है, दैट इज C अल्फा। ये बचा नहीं है, ये टूट रहा है। कितना बचा, C - C अल्फा। ये बचा हुआ है, यहाँ लिखे C - C अल्फा। दिस इज लेफ्ट पार्ट। क्योंकि ये C अल्फा टूटा है तो C अल्फा ये भी टूट गया, ये भी होगा, और C अल्फा ही ये भी होगा। क्योंकि यहाँ जितना टूटेगा उतना ही ये आयन होगा, उतना ही ये आयन भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बस अब करना कुछ नहीं है, हमें यही फॉर्मूला लगा लेना है। हमें मालूम चल गया कहाँ कहाँ क्या बचा है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ हमें बचा C - C अल्फा। क्या बचा, C - C अल्फा। यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन की वजह से क्या आया, C अल्फा।
और इसी के ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ भी क्या आया, सी अल्फा। हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट। तो के ए का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन दैट इज CH3COO माइनस अपॉन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेटेड ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, तो यहां लिख लीजिए सी अल्फा इंटू हाइड्रोनियम आयन कितना है, ये भी है सी अल्फा, यहां रख लिए, अपॉन देखिए ये जो है हमारा एसिटिक एसिड, ये कितना बचा, सी माइनस सी अल्फा, तो यहां लिख लेंगे हम सी माइनस सी अल्फा। अब सॉल्व करेंगे तो आपको के ए की वैल्यू मिलेगी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे वाले में आपको सी कॉमन मिलेगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या करिए, इस सी से एक स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए तो आपको क्या मिला, सी अल्फा स्क्वायर मिला अपॉन 1 माइनस अल्फा मिला। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा मिल जाएगा तो सी की वैल्यू हमें मालूम ही है, सी क्या है एक्चुअली मोलैरिटी है, तो देखिए पीछे मोलैरिटी कैलकुलेट किया गया होगा। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए मोलैरिटी कितना आया था, हाँ 0.0106, तो हम तो यहां पर लिख लेते हैं अभी ही 0.0106 इंटू, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो पहले आप अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो बस देखिए आई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर रख दीजिए, आई की वैल्यू कितनी है, 1.041, so this will be 1.041, this will be 1 plus n कितना आया था, हाँ जब आपके एसिटिक एसिड ने ब्रेक हुआ तो 2 पार्टिकल्स थे, तो यहाँ पर रख लीजिए 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी, 1 इंटू अल्फा की वैल्यू अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया था, 1.041 आया था ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.041, बस इस अल्फा की वैल्यू को उड़ा के यहाँ रख दीजिए आप, ये हो जाएगा 0.041 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 0.041। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात सुना रही है, करना क्या था, जो काम की चीज़ है वो यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो आप आराम से कर लेंगे, आई का कैलकुलेशन तक आपको पूरा आता है, बस जब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पूछ लिया है इसलिए हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद हम मान लेंगे कि ये कितना है, सी मोल है, तो देखिए अल्फा डिसोसिएशन है तो कितना यहाँ से डिसोसिएशन हो गया, सी अल्फा, सी अल्फा टूट के कहाँ चला गया, यहाँ और यहाँ, यानी कि ये भी सी अल्फा हो गया, ये भी सी अल्फा हो गया। अब मान लीजिए ये 10 था जिसमें से टूट के चला गया, तो कितना बचा यहाँ पर 8, तो क्योंकि यहाँ पे सी था तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये क्या बच जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। ये है इसका कंसंट्रेशन, ये है इसका कंसंट्रेशन और ये है इसका कंसंट्रेशन। बस उसके बाद आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके सब चीज़ें रख लेंगे और काम हो जाएगा। ध्यान रहे जो कंसंट्रेशन आ रहा है आपका सी, वो क्या है एक्चुअली मोलैरिटी है, जो कि आप ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वहाँ उठा के m की वैल्यू रख देंगे। कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 1.17% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया है, ए 1.17% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कितना है हमारे पास
1.17%, यानी कि W1 कितना हो गया 1.17 ग्राम, V3 कितना हो गया 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 ml। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड है तो उसका मोलर मास कितना आ जाएगा, सोडियम 23 एंड 35 58.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और कुछ चाहिए हमें? नहीं, इतने में तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से पहले मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, W1 कितना दिया 1.17 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 58.5 इंटू V3 कितना है 1000। देखिए 1000 से 1000 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। इस 100 में से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको देखिए ध्यान से तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में 5, हाँ, और यहाँ 10 बचा है तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/50। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ये वैल्यू आ गई किसकी, मोलैरिटी आ गई फर्स्ट केस की। चलिए इसमें एक केस और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको यहीं पे ऐसे छोड़ते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। उसके लिए क्या दिया हमें 7.2% ऑफ ग्लूकोज, यानी कि W1 कितना है 7.2 ग्राम, V3 फिर से वही 1000 ml हो जाएगा, और ग्लूकोज है यानी कि मोलर मास कितना आएगा, ग्लूकोज है ना C6H12O6 180 ग्राम। और बस, तो यहाँ से इसकी भी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आएगी, W1 7.2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 180 इंटू 1000। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, इस डेसिमल के यहाँ पर लिख लीजिए। और देखिए 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। तो बस एक की मोलैरिटी ये आ गई, दूसरे की मोलैरिटी 0.02 आ गई। हमें क्या करना है, क्या दिया है कि दोनों आइसोटोनिक हैं, दोनों ही आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब, हाँ, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो सेम आएगा। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या है, इसमें सोडियम क्लोराइड है। आप हमें बताइए कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि इसमें फॉर्मूला में क्या लगेगा, आई लगेगा। सो इट विल बी ICRT। हम मान लेते हैं इसको पाई ए, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा अब। तो देखिए आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस आपका जो सोडियम क्लोराइड है ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिलेंगे आपको, 2 - 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये आ गया। या फिर इसको करिए ही मत, इसको छोड़ दीजिए, आई को ऐसे ही रहने दीजिए। आई सी क्या हमारी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितना आया है 0.02 RT। इसकी भी वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रख रहे अभी हम आपको बताते हैं। देखिए क्योंकि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इसका मतलब पाई ए शुड बी इक्वल टू पाई बी। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो पाई ए की वैल्यू आएगी ICRT और इसकी वैल्यू आएगी I, इसमें I नहीं आएगा CRT आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर CRT शो करेगा। अब देखिए कंसंट्रेशन दोनों का तो अलग अलग आया था, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी अलग अलग आई थी, लेकिन R की वैल्यू दोनों में सेम होती है
होती है या नहीं होती है? हाँ होती है ना। टी भी दोनों का क्या है, सेम होगा, कांस्टेंट है दोनों वैल्यू, तो कैंसिल हो गया। हमें आई चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या होगी, इसकी मोलैरिटी, किसकी, ग्लूकोज की, कितना आया है 0.04। सो 0.04 डिवाइडेड बाई ये वाली मोलैरिटी इसके अपॉन में जाएगा डिवाइड करने पे, ये कितना आया था 0.02। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए आई की वैल्यू आ गई 2। कुछ नहीं करना है, बस पहला काम आपको देखना कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें आई कंसीडर होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा उसमें आई कंसीडर नहीं होगा। फिर दोनों की मोलैरिटी कैलकुलेट करके वैल्यू को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आई की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा। कर सकते हैं? चलिए अब आपके होमवर्क टाइम आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है। इसमें क्या करना है आपको, आई की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है यूरिया के लिए। आपको बता दें मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसमें आई कंसीडर होगा। यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आई कंसीडर नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन ये है, हाँ इसमें क्या कैलकुलेट करना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वांट ऑफ फैक्टर यानी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई की वैल्यू इतनी आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू 92% आएगी। ध्यान रहे जो अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी नंबर में, अब क्या करिएगा मल्टीप्लाई बाई 100%, तो आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। ये देखिए सेम टाइप का है। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे k की x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उससे पहले आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, n। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें कितना पोटेशियम रखना होगा, क्योंकि उसमें एक कॉम्प्लेक्स तो हमेशा ये रहेगा, ये ब्रेक डाउन होकर अलग अलग नहीं होगा। सिर्फ ब्रेक डाउन कौन होगा, पोटेशियम और ये कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को 1 रखिएगा, और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 आते हैं आपके, तो यहाँ पे कितना रहेगा पोटेशियम 3, क्योंकि 3 पोटेशियम और एक ये 4 हो जाएगा। अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 आएगा तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 3 आता तो ये 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अब आप कर लेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।